जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम में। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। आज का हमारा वीडियो है प्राचीन भारतीय इतिहास का, जो सिंधु सभ्यता का खंड चल रहा है। आज ये 5वां वीडियो है। आप सभी लोग वीडियो में निरंतर बने रहिए और नोट्स वगैरह बनाते रहिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि काफ़ी लोगों को लाभ मिल सके। और उनसे बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब और आप लोग शेयर करेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और उतनी अच्छी वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। ओके दोस्तों, तो बस इतना ही निवेदन है कि शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और जो भी दिक्कत हो उसको कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता को लेकर, जो 5वां वीडियो है। सिंधु सभ्यता के बारे में हमने अभी तक जो पढ़ाई की है वो क्या की है कि सिंधु सभ्यता एक बहुत ही अच्छी और सभ्य और एक नगरीय व्यवस्था है जो मात्र सत्तात्मक है। क्या है? मात्र सत्तात्मक है। बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर था सिंधु सभ्यता का। आज उतना अच्छा उदाहरण नहीं मिलता जितना अच्छा उदाहरण तब मिलता था। ओके दोस्तों, तो देखें कि क्या कारण हुआ कि ये सभ्यता पतन में चली गई। जितनी भी सभ्यता आएगी उसका पतन होना निश्चित होता है एक टाइम पीरियड में, और यह भी सभ्यता एक टाइम आएगा जब यह क्या हो जाएगा, अपने पतन पे चला जाएगा। लेकिन क्या कारण रहा है इस सभ्यता का पतन होने पे? इतनी उत्कृष्ट सभ्यता, इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी खासी स्ट्रक्चर, सब कुछ बढ़िया था, फिर क्या हुआ कि ऐसा कि जिससे ये सभ्यता का पतन हो गया? इसके कई कारण मिलते हैं, सबका अपना अपना मत है दोस्तों। साक्ष्यों के आधार पर सब अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें से कुछ बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। जैसे सभ्यता के पतन के कारण पहली बात थी बाढ़ का आना, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के तंत्र में वास करती थी। सिंधु, सतलज, व्यास, चिनाब, रावी, इन सब नदियों के मध्य ये सब का था। सरस्वती नदी भी बहती थी उस टाइम, हिंडन नदी, सारे नदियों के संगम पे लोग बसे थे। इसीलिए कहा जाता है कि उन नदियों में अचानक से बाढ़ आ जाने के कारण पूरी की पूरी सभ्यता क्या हो गई? तबाह हो गई। और ऐसा कहने वाले दो ही प्रोफेसर हैं, नाम अर्नेस्ट मैके और एक है जॉन मॉस। दो लोगों ने कहा कि इसका पतन का कारण क्या है? बाढ़ है। ठीक है ना? विदेशी आक्रमणकारी, ऐसा क्यों कहा गया कि इन लोगों का पतन विदेश के आक्रमण के द्वारा हुआ? इन लोगों का मानना था, चाइल्ड और व्हीलर, दो हैं प्रोफेसर, चाइल्ड और व्हीलर, ये मानते थे कि सिंधु सभ्यता जो है बाह्य आक्रमण से क्या हो गई? प्रभावित हो गई। इनका मानना था कि कोई कहता है कि आर्य लोगों ने आक्रमण किया, कोई कहता है कि सुमेरियन लोगों ने आक्रमण किया, कोई कहता है मेसोपोटामिया के लोगों ने आक्रमण किया, मतलब बाह्य आक्रमण हो गए इन पे, इसीलिए इनका क्या हो गया? पतन हो गया। ठीक है ना? लेकिन ये कोई प्रमाण नहीं है। ज्यादातर जो प्रमाण मिले बाढ़ से ही मिले, बाढ़ से ही इनका पतन हुआ है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि अटैक से इनका हुआ। हालांकि मिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का अनुमान है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। युद्ध के साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन बताया जाता है कि पतन होने का एक कारण विदेशी आक्रमण भी है। वैसे युद्ध के साक्ष्य कोई प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना? पारिस्थितिकी असंतुलन, कहा जाता है कि पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब इससे भूकंप का आना, ठीक है ना, सूखा पड़ जाना, जो पारिस्थितिकी, जो आपका एनवायरमेंटल डैमेज हो जाना, इस प्रकार की व्यवस्था हुई। यहाँ पे भूकंप आ गया, कहा जाए जैसे कुछ जगहों से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, जैसे लोथल से भी भूकंप के साक्ष्य मिले, मैंने आपको बताया था ना उसमें, तो भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। तो पारिस्थितिकी असंतुलन होने के कारण भी यह सभ्यता नष्ट हो गई, ऐसा कहने वाले थे फेयर सर्विस। क्लियर है दोस्तों? इसको ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक जीवन इनका कैसा था? सिंधु सभ्यता के लोग राजनीतिक जीवन में थे कि नहीं, राजा महाराजा होते थे कि नहीं, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है ना? संवादा शासन पुरोहित व्यापारी और नगर प्रशासन चलाता था। देखिए, राजा महाराजा महल का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि एक स्ट्रक्चर हो, राजा महाराजा हो, मंत्रालय हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन शासन चलाने में पुरोहित, व्यापारी और जो व्यापार करते थे लोग, और जो नगर के प्रशासन होते थे, जो नगर संभालते थे, ऐसा साक्ष्य मिला। पुरोहित का बड़ा योग इसमें माना जाता है। पुरोहित जो थे ना वो काफी ऊंचे पौधे के होते थे। आप मूवी एक आई ना मोहनजोदड़ो, उसको देखिए, तो पुरोहित की जो बेटी रहती है वही हीरोइन का काम उसमें की है ना, तो बहुत इज्जत होता है पुरोहित का इस सभ्यता में। तो ऐसा माना जाता है शासन ये लोग चला रहे थे। हालांकि शासन गणतंत्र था, मतलब सभी की सहमति से ही चलाई जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई राजा महाराजा महल, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना? तो ये हो गया। वहीं पे पिंगट महोदय प्रोफेसर हैं, इन्होंने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, यह सिंधु सभ्यता की राजधानी थी। दोनों, मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा, ये दो सिटी ऐसे हैं जो किसकी राजधानी रहे हैं? सिंधु सभ्यता की राजधानी रहे हैं। ऐसा कौन मानते थे? पिंगट महोदय।
पिंगट महोदय का मानना था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों राजधानियां थी सिंधु सभ्यता की। ओके दोस्तों, हंटर महोदय क्या मानते थे, मोहनजोदड़ो में राजतंत्र की जगह क्या था, जनतंत्र। मतलब राजा राज नहीं करते थे, यहाँ लोगों का ही शासन हुआ करता था। सोचिए कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी, लोकतंत्र की व्यवस्था थी। राजा हो जाए यहाँ नहीं होते थे, जनमत संग्रह होता था, जनमत से जो पारित हो जाता था वही काम होता था। ये थे हंटर महोदय का मानना था, मोहनजोदड़ो राजतंत्र ना होकर के क्या था, जनतंत्र। ठीक है ना। चलिए देखिए कृषि देख लेते हैं, किस प्रकार की कृषि आप लोगों को पढ़ाया गया, चावल के साथ जौ के साथ ये सब मिले हैं। तो इसका मतलब खेती करते थे, तो खेती जब करते थे जुताई बुआई सिंचाई भी करते रहे होंगे, तभी तो फसल हुई। जुताई बुआई सिंचाई का ज्ञान भी था, गेहूं जौ मटर कपास चावल इन सब का उत्पादन करते थे ये लोग, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। ओके दोस्तों, लेकिन हाँ गन्ना और राई का कोई साक्ष्य नहीं मिला, गन्ना और राई का कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है, ध्यान दीजिएगा। गेहूं जौ मटर कपास चावल इन सब का साक्ष्य मिला, लेकिन गन्ना और राई का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ओके दोस्तों, चलिए आते हैं पशुपालन क्या था। पशुपालन में देखिए वैसे तो ये सबसे जो इनका प्रमुख पशु था वो कुबड़ वाला एक सांड दिखाया जाता है इनके स्ट्रक्चर में, उसको बड़ा ये लोग मानते थे। ठीक है ना। वैसे तो गाय और घोड़े भी ये लोग जानते थे, गाय और घोड़े को भी बहुत मान्यता देते थे, लेकिन सबसे प्रमुख रूप से जो कुबड़ वाला सांड होता था जिसको ये लोग पशुपति कहते थे, या पशुपति उन्हीं को भगवान माना जाता था, जिनको आजकल हम लोग शिव जी कहते हैं। ये वही पशुपति हैं जिनको हम लोग शिव जी कहते हैं, इनके टाइम में पशुपति का नाम दिया जाता था। क्लियर है ना। याद रखिएगा प्रिय पशु इनका क्या होता था, कुबड़ वाला सांड। जो पशुपति का सवारी होता था, यानी जो शिव जी है उनकी क्या होती थी, सवारी। क्लियर है ना। चलिएगा गाय और घोड़ा ये दोनों प्रचलित थे उस टाइम, जाने जाते थे। ईरान इराक से घोड़े का व्यापार होता था, वहां से लोग लेकर आते थे तो जानते थे। लेकिन हाँ एक चीज का और उल्लेख मिला है मोहनजोदड़ो से, एक सींग वाला पशु, एक श्रृंगी पशु। ऐसा पशु था घोड़े की टाइप का था, लेकिन उसके वो सर पे एक सींग हुआ करता था, नुकीला सींग जैसे गैंडे का होता है उस प्रकार। लेकिन ये केवल काल्पनिक था, ये केवल ऐसे बनाया गया था चित्र, ऐसा कोई पशु आजकल थोड़ी दिखाई देता हमें। लेकिन हाँ ये काल्पनिक था, हो सकता है उस टाइम रहा हो, बाढ़ आया हो और विशेष क्षेत्र में रहता हो, उसका पतन हो गया हो सकता है, कुछ कहा नहीं जाता। जैसे डायनासोर थे वैसे हो सकता है भी रहा हो। लेकिन अगर इन्होंने चित्र बनाया था इसका मतलब इनकी कल्पना तो नहीं रही होगी, वो पशु जरूर विराजमान रहा होगा। लेकिन इतिहासकार कहते हैं काल्पनिक था कि एक श्रृंगी पशु होता था जिसका एक सींग वाला घोड़ा होता था। क्लियर है दोस्तों। मोहनजोदड़ो मूवी में वो भी दिखाया गया सफेद सफेद। ठीक है ना। हाँ चलिए सामाजिक जीवन कैसा था इनका। समाज जो था बहुत ही उत्कृष्ट था, मातृसत्तात्मक था और सभ्यता से परिपूर्ण था। इनका समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। और परिवार ये लोग रखते थे, समाज की सबसे छोटी इकाई भी क्या होती थी, परिवार। ये लोग परिवार में विश्वास करते थे, माता पिता पुत्र उनके पुत्री मतलब सब कुछ होते थे, एक पूरा संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। कहां पे, यहाँ पे। और मातृसत्तात्मक थी, सबसे खास बात तो ये मातृसत्तात्मक थी। महिलाओं की यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट होता था, महिला के अंदर ही सारे काम होते थे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, मातृसत्तात्मक। सोचिए दोस्तों कितना उत्कृष्ट रहा होगा हमारी सभ्यता ना दोस्तों। चलिए वर्ण व्यवस्था जैसा कुछ नहीं था, जाति धर्म ये सब कुछ नहीं था, शांति प्रिय सभ्यता थी। भाई जब जाहिर सी बात है ना कोई धर्म है ना कोई लड़ाई झगड़े हैं, तो शांति तो निश्चित ही होगी ना। केवल अपना जीवन यापन करते थे और कुछ नहीं, केवल बस अपना विकास करते थे, जीवन यापन। आज भी हमें वही करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो लड़ते पड़ते हैं। ठीक है ना। चलिएगा कभी धर्म के नाम पे, कभी देश के नाम पे, कभी कुछ पता नहीं। तो वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन शांति प्रिय भी ये था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। हाँ लेकिन एक चीज याद रखिए, वर्ण व्यवस्था भले से नहीं थी, लेकिन जो जैसा काम करता था उसी के अनुसार उसको जाना जाता था। ऐसा भी नहीं था जैसे पुरोहित वर्ग होता था तो पुरोहित वाला ही काम करता था, पूजा पाठ और सभी चीजें करता था। जैसे कोई कामगार हो तो उसी काम को करता था वो अपने हिसाब से। ठीक है ना। तो भले से ये सब नहीं था, लेकिन फिर भी थे। ठीक है ना। कि हाँ याद रखिएगा स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, सबसे अच्छा बात यही तो है। ठीक है। जैसे आजकल महिलाएं हैं पाउडर लिपस्टिक, मैंने बताया था ना इसके साक्ष्य भी मिले हैं, पाउडर लिपस्टिक काजल इस सबके। तो महिलाएं तो श्रृंगार करती ही करती थी, पुरुष भी पहनते थे, कानों में वो बाली वगैरह सब। ठीक है ना। मुकुट का वो जो है सब कुछ पहनते थे, इस पे पहनते थे चुल्ले वगैरह। तो कौन पहनते थे, ये पुरुष भी करते थे। इसका मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनती थी। ओके दोस्तों। चलिए ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, मतलब इनका भोजन सर्वाहारी टाइप का था, जिस प्रकार आज लोग हैं उस प्रकार ये करते थे। ठीक है ना। मनोरंजन के लिए क्या पासे खेलते थे, नृत्य करते थे। ठीक है ना। शिकार खेलते थे, ये सब करते थे। पासे खेलना, नृत्य करना, शिकार खेलना, पशु पक्षी को लड़ाई करवाना, जैसे मुर्गा वाला लड़ाई,
सांड लड़ाई ना, तो वो सब जल्लीकट्टू वगैरह जैसे किया जाता वैसे तो ये सब करते थे। नृत्य भी करते थे, इनके टाइम में नृत्य भी होता था, इसका मतलब गान भी होता होगा, संगीत भी रहा होगा। और पासे भी खेलते थे, जो शकुनी मामा खेलते थे पासे, ठीक है ना। चलिएगा, उद्योग क्या था इनका? सूती वस्त्र था, बर्तन यही सब तो बनाते थे, कपड़े बनाते थे, बर्तन बनाते थे, शिल्प बनाते थे, मनके बनाते थे, आभूषण के लिए मनके, हाथियों के दांत से बने हुए आभूषण, कई प्रकार के आभूषण बनाते थे और अन्न का भी व्यापार करते थे, खाद्यान्नों का भी व्यापार करते थे। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ करते थे उद्योगों में। निर्यात क्या क्या करते थे? सूती वस्त्र का निर्यात करते थे, हाथी दांत तब भी तस्करी किया जाता था, लकड़ी जैसे चंदन की लकड़ी पुष्पा ने किया, तस्करी किया ना पुष्पा ने, पुष्पा फिल्म में, उसी प्रकार से निर्यात में भी लकड़ी को बेचना, क्योंकि भारत में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की चंदन, सागौन, बरगद, इन सब का अच्छी अच्छी क्वालिटी का मिलता है ना भाई, तो इनको भी बेचते थे। सूती वस्त्र भी यहाँ अच्छा खासा था, हाथी के दांत का भी आभूषण वगैरह बनाते थे और लकड़ी। हालांकि आजकल हाथी के दांत, चंदन की लकड़ी, इन सब पे सरकार वैध लगा, रोक लगा दिया कि इसको काटना नहीं है, इनको मारना नहीं, ये सब रोक है, ठीक है ना, ये लोग अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लोग करते थे व्यापार, याद रखिएगा। आयात क्या करते थे, मंगाते क्या थे? देखिए, ये लोग विदेशों से व्यापार करते थे, बहुत उत्कृष्ट थे। मेसोपोटामिया से इनका व्यापार होता था, ईरान से, अफगानिस्तान से, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में इनका व्यापार होता था। जैसे चांदी ये लोग ईरान और अफगानिस्तान से मंगाते थे, वहां से व्यापार करते थे। हालांकि चांदी अपने यहाँ भी होती थी, लेकिन वहां भी मंगाते थे, वहां से भी। टिन कहां से लाते थे? अफगानिस्तान से लाते थे। तांबा कहां से लाते थे? राजस्थान से, जो खेतड़ी नामक स्थान नहीं, खेतड़ी, तो वहां से देखिए तांबे की खान है ना वहां पे, तो उसी खान से लोग तांबे की खान प्राप्त करते थे। तांबा और टिन मिलाकर ही तो इन्होंने कांसा बनाया था ना, कांस्य, इसीलिए तो ये सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। ओके दोस्तों, धार्मिक जीवन इनका कैसा था? क्या ये किसी धर्म विशेष को मानते थे? क्या धर्म का वर्चस्व था? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, धर्म का कोई इन पे वर्चस्व नहीं था। लेकिन हाँ, धार्मिक क्रियाएं जरूर करते थे। जैसे मातृ देवी की पूजा करते थे। एक मूर्ति मिली है इस अवस्था में, कुछ खड़े हुए ऐसे करके, जैसे लग रहा नृत्य कर रही है, तो उसको ये मातृ देवी कहा जाता है। जैसे नटराज की मूर्ति नहीं है, उस प्रकार की, तो कहा जाता है मातृ देवी की पूजा करते थे। और प्लस उर्वरता की देवी, जो भूमि को उपज बनाती थी, उस देवी की भी पूजा करते थे। मातृ देवी का कहां से मिलता साक्ष्य? मोहनजोदड़ो से। उर्वरता की देवी का साक्ष्य कहां से मिलता? हड़प्पा से। याद रहेगा दोस्तों। मंदिर का तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, नाग पूजा, लिंग और योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनाया जाता है बच्चों, जो स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है कुछ इस प्रकार का, खैर मैंने सही बनाया कि नहीं बनाया आप लोग जानिए, लेकिन शायद इसी प्रकार का होता है स्वास्तिक चिन्ह, और इसकी भी पूजा। इसका मतलब ये लोग भले से धार्मिक चीजों को नहीं मानते थे, लेकिन क्रियाएं करते थे। स्वास्तिक चिन्ह हो गया, नाग पूजा हो गया, लिंग योनि पूजा इसलिए करते थे क्योंकि मनुष्य का जन्म इन्हीं दोनों के संयोग से हुआ है, इसीलिए ये लोग लिंग पूजा करते थे और योनि पूजा, ठीक है ना। स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग ये लोग करते थे अपने घरों में, ठीक है ना, जो हमारे सनातन धर्म का भी बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है, एक शुभ चिन्ह माना जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें एक हिसाब से देखा जाए, हिंदू धर्म की सारी खासियत इनमें विद्यमान है, एक उत्कृष्ट अवस्था में विद्यमान है। क्लियर है दोस्तों। प्रमुख देवता पशुपति, आज शिव जी के समान थे ये, जो इनका गोबर वाला सांड था उसी को ये सवारी मानते थे और उसी की पूजा करते थे। तो ऐसा माना जाता है इनके प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ, जिनको आजकल हम लोग शिव जी कहते हैं। ओके, वृक्ष, पशु, पक्षी की भी पूजा, भाई कितनी उत्कृष्ट सोच थी। देखिए, वृक्ष की भी पूजा करते थे कि ताकि जो पेड़ पौधे हैं उनकी पूजा करें, उनकी कटाई ना हो और उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल, मतलब सब कुछ एक व्यवस्थित था। बरगद, पीपल, इन सब पेड़ को क्यों नहीं काटा जाता? क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। तो हमारे अंदर ये डाल दिया गया कि इनकी पूजा करिए, जब पूजा करेंगे तो ऑटोमेटिक नहीं काटेंगे, और जब नहीं काटेंगे तो ऑक्सीजन बना रहेगा, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। इसीलिए इन सब की भी पूजा, पशु पक्षी की भी पूजा कर देते थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना गरुड़ देव, है ना, गरुड़ देव बोलते हैं ना, तो पक्षियों की भी पूजा कौन कर देते थे? ये लोग करते थे, ठीक है। इस सभ्यता में धर्म का तो नहीं, वर्ण का भी वर्चस्व नहीं था, ना तो जाति थी, ना तो कोई धर्म था, सब केवल सनातन धर्म के नियम जैसे चलाए गए उस हिसाब से पालन करते थे, बाकी कोई धर्म यहाँ नहीं था, ठीक है ना, याद रखिएगा। इनका व्यापार मैंने अभी बताया, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सारे क्षेत्रों से होता था, बहुत व्यापक स्तर पे होता था। ये पूरी व्यवस्था है सिंधु सभ्यता की, कितना उत्कृष्ट सभ्यता था, और इसका पतन हो गया दोस्तों। लेकिन ठीक है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ बदलता है, लेकिन इंसान कभी नहीं बदलना चाहिए, उसका कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए,
उसे हमेशा सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी मार्ग पे रहना चाहिए और निरंतर अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना चाहिए। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं तक वीडियो रखेंगे। आज सिंधु सभ्यता आपकी लगभग समाप्त है। अब जो आगे आने वाला पार्ट होगा वो वैदिक सभ्यता होगी। तो आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर अच्छा लग रहा तो कमेंट क्यों नहीं करते आप? कमेंट तो कर दिया करिए प्लीज, बताइए तो सही अच्छा है कि बुरा है, ताकि मैं कुछ तो करूं अच्छा बेहतर। जी देखिए, हर इंसान निपुण नहीं है सब चीजों में, ठीक है ना दोस्तों। तो कम से कम उसे उसकी कमियां तो बता दीजिए कि हाँ ये दिक्कत है आप में सर, इसको थोड़ा करिए, तो हम कोशिश करेंगे अच्छा बेहतर करने का प्रयास तो कर ही सकते हैं ना बच्चों। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो यहीं रोकते हैं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी शेयर करो, अभी शेयर करो, कहीं जाना नहीं है। शेयर करो और सब्सक्राइब करो, अभी करवाओ अभी। ठीक है दोस्तों, अभी करवाइए, 1 मिनट का टाइम देता, जल्दी करवाइए, सब्सक्राइब करिए। हाँ 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 करिए करिए, ठीक है ना, और शेयर भी कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।